नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोजी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हमारा टॉपिक जो था वो मनोविज्ञान, जो फर्स्ट वीडियो में मैं दे चुका हूं। मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी उत्पत्ति की उद्भव कहाँ से हुआ और उसकी परिभाषाएं। आज के वीडियो में मैं आपको मनोविज्ञान के अर्थ में समय क्रमिक परिवर्तन जो हुआ उसके विषय में चर्चा करूँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमिक परिवर्तन, यानी शुरुआत में जो मन का जो विज्ञान था वो क्या था? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद क्या होता है? आत्मा के बाद होता है मन और चेतना। मन, व्यवहार का विज्ञान। देखिए, यहाँ से कहानी चली और कहाँ तक रुकी? यहाँ आके रुकी। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो क्या हुआ, आत्मा का विज्ञान माना। इसमें कौन प्रमुख थे आत्मा के विज्ञान में? तो पहला था प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। ये तीन लोग जो थे इसके समर्थक कौन थे आत्मा के? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। डेकार्ट, ये तीनों जो थे, सॉरी इस पे नहीं, डेकार्ट, ये लोग जो क्या मानते थे इसको? डेकार्ट मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। ठीक है, ये लोग जो किसका मानते थे? आत्मा का। गैरिट थे एक, गैरिट ने भी इसका डेफिनेशन दी और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने, गैरिट ने भी कहा कि जो है मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, क्या है? गैरिट के अनुसार, गैरिट के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है भाई। अब बात ये आई, इन सभी लोगों से इस बात को पूछा गया, मतलब एक लंबे समय तक इस चीज़ को जाना गया कि भाई जो है मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। लेकिन जब सिद्ध करने की बात आई तो आत्मा दिखती ही नहीं। और जब कोई दिखती नहीं कोई चीज़ तो उसे आप सिद्ध कैसे करोगे, उसे मापोगे कैसे? तो इस तथ्य को क्या कर दिया गया, जो है नकार दिया गया। और नकारने के बाद क्या हुआ? 17वीं सदी में, अब आती है 17वीं शताब्दी में
मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाने लगा, क्योंकि जब इसको क्या कर दिया गया, आत्मा को आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसलिए इस को अस्वीकार, इस विचार धारा को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दिखती है, नहीं इसका कोई अस्तित्व है, तो इसलिए इसको नकार दिया, क्योंकि दिखती ही नहीं तो ना उसको सिद्ध क्या करेंगे वो लोग, मापेंगे। उन्होंने कहा कि मन का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में ये माना जाने लगा कि इसे मन का विज्ञान कहेंगे। यूनानी दार्शनिकों ने क्या बताया, इसको मानसिक प्रक्रिया बताया। तो मानसिक प्रक्रिया जो है बताया इन्होंने। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी एक चीज़ आ गई, इनसे एक बात कहने लगे, जो यहाँ ये लोग भी असत्य हुए कि जो है पागल एवं पशुओं में मन का अभाव पाया गया। अब ये लोग कहने लगे, मन विज्ञान जब ये बात आई कि चलो आप लोग कह रहे हो मन का विज्ञान है, चलो मान लिया, ठीक है, मन का विज्ञान है तो हमने मान लिया कि आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि मन पागलों में और पशुओं में तो होता ही नहीं। पागल के सामने कुछ भी डाल दो वो खा लेगा, नहीं खाएगा। व्यक्ति पशुओं के सामने कुछ भी डाल दो खा लेगा, जहाँ बांधोगे बंध जाएगा। तो उसका मन कहाँ गया? तो इस चीज़ को उन्होंने नकार दिया गया। फिर बात आती है जो है नकारा, तो इसमें जो पंपोनेजी एक वो थे वैज्ञानिक, पंपोनोजी जो इटली के थे मनोवैज्ञानिक, पंपोनोजी इस मत के क्या थे? प्रबल समर्थक थे। इटली के मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते थे। ठीक है, जैसे यहाँ गैरेट मानते थे इसको आत्मा का, वैसे ही क्या हुआ, इटली के जो मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी थे वो मन का विज्ञान मानते थे। ठीक है, तो मन की विशेषता थी, 3 भागों में विभाजित किया गया इसको। मन को भी, मन की विशेषता क्या थी, किस लिए माना गया इसको? संवेदना, प्रतिभा तथा भावना। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। संवेदना है, पहला था इसका संवेदना, दूसरा प्रतिभा, तीसरा भावना। अब देखिए, संवेदना किसी को दुख हुआ है तो किससे व्यक्त करते थे? किसी को खुशी हुई है जो संवेदना। प्रतिभा, अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उसको। भावना, किसी के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, इस चीज़ को देखते हुए माना है इन्होंने। किन्होंने? इटली के विद्वानों ने इस चीज़ के लिए, पंपोनजी ने। लेकिन समर्थन किया था इन चीज़ों पे। अब इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पागल एवं पशुओं में इसका अभाव पाया गया।
ना तो उनमें कोई संवेदना होती है, ना कोई प्रतिभा होती है, ना कोई भावना होती है। ना पागल के अंदर पाई जाएंगी ये, और ना ही पशुओं के अंदर पाई जाएंगी। दोनों ही लोगों में इनका क्या होगा, अभाव पाया जाएगा। इसी कारण इसको भी नकार दिया गया। और फिर जो है 1890 में विलियम वुंट ने जर्मनी में जर्मन का एक शहर था, शायद जिपजिंग में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। 1890 नहीं है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक है, 1879 में, ठीक है, में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। इन्हीं को जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना, आधुनिक प्रयोगशाला प्रायोगिक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। क्या माना जाता है इनको, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनके सामने भी ये परिस्थिति आई। परिस्थिति क्या आई, इसके समर्थक कौन थे, तो इसमें कई सारी चीज़ें ये आई चेतना में, जो है कि चेतन जो है 3 प्रकार की होती थी। ये चेतना जो है, इधर इसको लिख देता हूँ, ये 3 प्रकार की हुई। कौन सा, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, अब उन्होंने ये समस्या ये आई कि भाई ये बताओ, चेतन मन तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कैसा है, वर्तमान मान लीजिए, वर्तमान में जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो चेतन में हो गया। अचेतन यानी सोते वक्त, समय। अर्धचेतन मतलब स्वप्न, समय। ये समय ऐसा होता है जब ना हम सोए होते हैं ना जागे होते हैं। कि इनसे ये पूछा गया कि ये बताइए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इनमें से किस चेतना की बात कर रहे हैं आप। जब चेतन को बताया गया तो चेतन, अर्धचेतन, इनकी 3 प्रकार बताए गए। तो यहाँ भी क्या हुआ, इसको वो एक मत नहीं हो पाए विद्वान। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, इसलिए विद्वान भी इस चीज़ पे एक मत नहीं हो पाए। तो एक वो थे जूलियन जॉनसन ने पाथ ऑफ दी मास्टर्स, जूलियस जॉनसन थे एक, इसको कहाँ लिखूँगा, जूलियस जॉनसन है, जूलियस जॉनसन, शायद जॉनसन ने अपनी पुस्तक में, जो इनकी एक पुस्तक थी, और पुस्तक क्या थी, जो इनकी पुस्तक थी, पाथ ऑफ द मास्टर्स, पाथ ऑफ द मास्टर्स। इसमें
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। जैसे यहाँ इटली के जो यहाँ थे गैरिस मनोविज्ञान को क्या मानते थे, आत्मा का, और इटली के पोम्पोनाजी क्या मानते थे, मन को, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते थे। वैसे ही चेतना को जो है जूलियस जॉनसन ने अपनी पुस्तक पाथ ऑफ द मास्टर्स में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। लेकिन सभी लोग एक मत नहीं हो पाए कि ये चेतन मन में कार्य करेगा या अचेतन में करेगा, अर्ध चेतन में करेगा या इन तीनों में, इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाए और इसी कारण इस को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब आता है आपका 20वीं सदी में 1920 में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। इस चीज़ के लिए क्यों माना जाने लगा? क्योंकि एक पिल्सवरी जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे। पिल्सवरी कौन थे? पिल्सवरी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। इन्होंने इसको क्या माना? व्यवहार का विज्ञान माना। किस चीज़ के लिए माना? पिल्सवरी ने। जिस प्रकार से इधर जो है इनके समर्थक आए उसी तरह पिल्सवरी ने कहा, क्योंकि मानव गतिविधियों का क्या होता है, इसमें मानव गतिविधियों का इसमें अध्ययन होता है, उसी को मापा जा सकता है और व्यवहार को माप भी सकते हैं। कुछ हद तक, अत्यधिक तक व्यवहार को हम माप भी सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। इसलिए और जो इसको व्यवहार को आज तक अपनाए हुए हैं, जो 20वीं सदी में जो माना गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके समर्थक जो थे वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर थे। समर्थक कौन थे इसके? वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। ठीक है। इसके विषय में वुडवर्थ की एक डेफिनेशन भी है, परिभाषा भी है। अब कहाँ लिखूँ इस परिभाषा को, पता नहीं इसमें वीडियो में आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है देखता हूँ, कहाँ तक का एरिया कवर हो रहा है। एक ये आ रहा है, ये कवर, ये आ रहा है, ये एरिया हो रहा है कवर। वुडवर्थ की डेफिनेशन है, एक लिख देता हूँ। अनुसार मनोविज्ञान ने प्रारंभ में अपनी आत्मा का त्याग किया, ठीक है। फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया और अंत में व्यवहार को स्वीकार
की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। और इसको इसी के माध्यम से मनोविज्ञान के इसको लिख दूँ मैं, मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है। पहले क्या हुआ, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का। और यही कह रहा है वुडवर्थ भी, यही कहता है कि मनोविज्ञान ने प्रारंभ में क्या किया, अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन को त्यागा, और फिर चेतना का त्याग करके अंत में व्यवहार को स्वीकार किया। तो ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं एक डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया आप लोगों को कि इन चीज़ों में दो चीज़ें याद रखनी है विशेष करके, क्या, किस सदी में इसका नकारा गया, कब ये उद्भव हुआ नाम का, कब नकारा गया, इनके समर्थक कौन कौन थे, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है बस ओवरऑल। और आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। धन्यवाद।